हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का चौथा सीरीज है जो रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है। थोड़ा सा यहां सही कर लीजिएगा, मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ती है। और यहाँ पे विरल को थोड़ा सही कर लीजिएगा, विरल। ठीक है, विरल। ठीक है, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक है, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये किस के अंतर्गत आता है थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। जो अपवर्तन होता है इसी के अंतर्गत ये आता है। अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब प्रकाश किरण ठीक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। तो अपवर्तन के बाद में ये ध्यान देना होगा आपको, ठीक, कि वह अपने वास्तविक पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है। ये बात ध्यान देना है। ठीक है, अपवर्तन में ये अपवर्तन में यह बात ध्यान देना होगा। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अपने, ठीक है, अपने वास्तविक ठीक है पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब अपवर्तन आया है तो अपवर्तन के नियम को भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। अपवर्तन का नियम, ठीक है, क्या नियम, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वह अपवर्तन का नियम या घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपवर्तन के बारे में जाने, अपवर्तन का नियम भी जाने। अब थोड़ा सा अपवर्तन का उदाहरण भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, अपवर्तन का उदाहरण। ठीक है, अपवर्तन का जो उदाहरण है उसको भी जान लेते हैं। जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का। ठीक है, पानी में डूबा हुआ सिक्का। ठीक है, ये पहला। दूसरा थोड़ा सा समझते हैं, पानी में तैरती मछली। ठीक है, तीसरा पानी में
पानी में डूबी लकड़ी, ठीक है। उसके बाद से तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अगला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पानी में जब किसी सिक्के को हम लोग डालते हैं तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब पानी में हम लोग लकड़ी को डालते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में अगर मछली तैरती है तो वह ऊपर उठी हुई महसूस होती है, ठीक है, ऊपर उठी हुई महसूस होती है। ये सारा का सारा क्या होता है कि अपवर्तन के कारण यह ऐसा होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा या छोटा, मतलब छोटा नहीं बड़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, बेहतरीन सा प्रश्न है। ओजोन में, ठीक है, ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोन जो शब्द आया है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ये किसका होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, अपर रूप होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है इसका ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ये त्रिपरमाणुक होता है। क्या होता है? त्रिपरमाणुक होता है, त्रिपरमाणुक होता है। ओजोन जो होता है, ठीक, इसका अणु सूत्र क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है इसका? अणुसूत्र क्या होता है इसका? O3 होता है, ठीक है। जो ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन जो होता है चांदी को क्या करता है? चांदी से चमक को क्या करता है? काला कर देता है। जो ओजोन होता है चांदी के चमक को क्या करता है? काला कर देता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। चांदी के चमक को काला कर देता है, ठीक है। उसके बाद से ओजोन में ये भी बात ध्यान देंगे कि जो CFC होता है, CFC गैस ये क्षति पहुंचाता है। CFC जो गैस होता है वह ओजोन को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो ओजोन के बारे में हम लोग इतना जाने, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी संकुचित स्लंकी में, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, स्लंकी, ठीक है, स्लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा का थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं फार्मूला। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है हाफ mv² होता है, ठीक है। क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी और इसको हाफ mv², इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे
थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है यह प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये पहली बात होगी इसके बारे में। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि जो जीव द्रव्य होते हैं एक या अनेक कोशिकाओं में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। जो जीव द्रव्य होते हैं जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। जीव द्रव्य में, ठीक है, जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जैविक क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, एक कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन, ठीक है, ठीक, पाचन, श्वसन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्या होते हैं। और एक और क्या होता है, जनन। ये सभी के सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ में होता है। ठीक है, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्या होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटोजोआ जो आया है बहुविखंडन, इसमें क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे हैं कि किस प्रकार के मतलब प्रजनन करते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कुछ प्रजनन के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया विखंडन, ठीक है, विखंडन। तो विखंडन दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन, ठीक है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। ये सबसे पहला, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे बीजाणु द्वारा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, पुनरुद, ठीक। उसके बाद से क्या होता है, देखिए विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा, पुनरुद, ठीक। उसके बाद से खंडन, ठीक है, खंडन। तो ये सभी के सभी इसके द्वारा ये होता है। तो हम लोग द्विविखंडन में देखेंगे कि क्या होते हैं, अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा। और बहुविखंडन में क्या होता है, बहुविखंडन में होता है प्लाज्मोडियम, ये इसके द्वारा होता है। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में हाइड्रा होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा और ईस्ट। अब देखेंगे जो पुनर्जनन, पुनरुद या पुनर्जनन, इसको पुनर्जनन कहेंगे, क्या, पुनर्जनन में क्या होगा, हाइड्रा या प्लेनेरिया, ठीक है। ये इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा प्रजनन होगा, ठीक है। तो देखिए विखंडन में अमीबा हो गया, पैरामेसियम भी होता है। बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम, ठीक है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा और ईस्ट, पुनरुद द्वारा हाइड्रा और प्लेनेरिया होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो भी
चिप्स के पैकेट होती है या नमकीन के पैकेट होती है, तो वह काफी लंबे समय तक क्यों मतलब अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है? इसलिए अच्छा रहता है कि उस पैकेट को भरने से पहले उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस रिमूव किया जाता है, ठीक है, तब जाकर वह संरक्षित और सुरक्षित रहता है और दुर्गंध उसमें नहीं आता है। बात समझ में आया? तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा नाइट्रोजन आया है, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको आना चाहिए। जैसे यूरिया में, ठीक है, यूरिया में 46%, ठीक, 46% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। उसके बाद यूरिया में तो हो गया, यह द्विप्रमाणविक अध्रुवी होता है। क्या होता है? द्विप्रमाणविक अध्रुवी होता है। क्या होता है? द्विप्रमाणविक अध्रुवी होता है। कौन? ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या होता है? द्विप्रमाणविक एवं अध्रुवी होता है, ठीक है, यूरिया में, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो होता है ये ऑक्सीकरण को प्रतिबंधित करता है और ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को घटा देता है। ये भी बात ध्यान देना है। नाइट्रोजन जो होता है क्या करता है कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण को प्रतिबंधित करता है, करता है तथा क्या करता है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता घटा देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, घटा देता है। बात समझ में आ गया? ये ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण को प्रतिबंधित करता है और ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करता है? घटा देता है। अब इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और प्रश्न पे। जैसे कृत्रिम गर्भाधान में बैलों के वीर्य को किस द्रव में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। किस द्रव में रखा जाता है? ये भी बात ध्यान देना है कि कृत्रिम गर्भाधान में बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? जैसे बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान में बैलों के वीर्य को किसमें, ठीक है, किस द्रव में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में रखा जाता है। बात समझ में आया आपको? नाइट्रोजन में रखा जाता है। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा रासायनिक ऊर्जा से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे मोम होता है, मोमबत्ती क्या होता है? यह क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में परिवर्तित करती है, ठीक है, बदलती है। जैसे विद्युत सेल ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है? कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है? तो ये कौन सा है? कस्क्यूटा। क्या है? कस्क्यूटा। क्या है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा है। ठीक है, क्या है ये? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा। ठीक है, अब कस्क्यूटा आया है तो थोड़ा यहाँ परजीविता के बारे में पढ़ लेते हैं। परजीविता क्या होता है? परजीविता में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं, एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? उसे हानि पहुंचाते हैं। एक जीव दूसरे जीव पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, आश्रित रहते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कवक, ठीक है, जीवाणु और विषाणु। यहाँ पे ये तीनों के तीनों परजीविता में क्या होते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु और क्या होते हैं? विषाणु। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन फूल के केंद्रक में मौजूद होता है? तो कौन मौजूद होता है? अंडक। कौन मौजूद होता है? अंडक। अंडक जो होता है फूल के केंद्र में मौजूद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना है। प्रवृत्त हो गया, यहाँ पे क्या होगा? प्रवृत्त करता है। ठीक है, करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्त जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। ठीक है, क्या कहलाता है? जड़त्व कितने, थोड़ा सा जड़त्व के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक गति का जड़त्व एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। ठीक है, बात समझिएगा। जो गति में रहेगी वो गति का, जब वस्तु क्या हो? गति में रहेगी तो गति का जड़त्व कहलाएगी। जब वस्तु की अवस्था स्थिर हो तो वह विराम की जड़त्व कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? जो जड़त्व होता है, जड़त्व हमेशा द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जो जड़त्व होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जड़त्व जो होता है, जड़त्व प्रोपोर्शनली होता है द्रव्यमान के। ठीक है, जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। जड़त्व जो होता है प्रोपोर्शनल द्रव्यमान के होता है। ठीक है, हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र तो C3H8 है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एल्केन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? एल्केन के बारे में। एल्केन, ठीक, एल्केन। ठीक, एल्केन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क, ठीक, प्लस
एन, ठीक है, एल्क प्लस एन से मिलकर बना है। जो ये होता है एल्क, ये एल्क का नाम होता है, ठीक, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, ठीक है। तो ये एल्क का नाम होता है, ये हमारे समूह को दिखाता है, ठीक। एल्केन जो होता है, एल्केन, इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। ये सूत्र बताता है कि एल्केन के कौन से ग्रुप, मतलब कार्बन के कितने समूह को पकड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए, अगर इस एन की जगह पे एक ले लेते हैं तो ये मेथ की बात होगा, 2 ले लेंगे तो एथ का बात होगा, 3 ले लेंगे तो प्रोपेन। तो थोड़ा चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लिया जाए मेथ, ठीक है, मेथ, ठीक, एथ, ठीक, प्रोप, ठीक, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। बात समझ में आया? तो हम 4 ही पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं 4 एग्जांपल के माध्यम से। तो मेथ में प्लस एन जोड़ेंगे, एन, ठीक है, और प्लस एन सभी में जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, एन प्लस एन, ठीक। तो देखिए मेथ में एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन, एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन, ठीक। प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो हमारा सूत्र, मतलब नाम बन गया, ठीक है। अब इस नाम से हम लोग देखिए मेथ के लिए 1 की बात करते हैं, एथ के लिए 2 का, प्रोप के लिए 3 का, ब्यूट के लिए 4 का। तो यहाँ पे नंबर कार्बन की संख्या की बात होगी, तो कार्बन 1 लेंगे, मतलब जो संख्या है कार्बन की वो 1। अब यहाँ पे H2 × 1, ठीक है, n 1 ले लिए हैं, ठीक, +2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा CH4, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरे में, तो कार्बन की संख्या 2 ले लिए, तो H2 × 2 + 2, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो C2H8, ठीक है। देखिए दुगुने से 2 अधिक बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 2। ये देखिए 3 दूना 6, 2 8, ठीक, तो C3H8, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन का भी देख लेंगे तो कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है, और H2 × 4 + 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो C4H, 4 दूना 8, 2 10, ठीक है। तो बात समझ में आया? तो इस तरह से एल्केन समूह से हम फार्मूला भी बना लेंगे और जो इसका आणविक सूत्र है इसको भी देख लेंगे। और उसके बाद से एल्केन आया है तो एल्केन में एक और बात जान लेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन के 4 में एकल बंध पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के चारों तरफ एक एकल बंध पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न क्या कर रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि हीलियम को छोड़कर सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये जो हीलियम को छोड़ के कर नोबल गैस, तो नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस या अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस, ठीक है, गैस या शून्य समूह के तत्व कहे जाते हैं। जैसे क्या, हीलियम, ठीक है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ठीक है, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 में 18 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54, ठीक है, समझ में आया,
54, और 54 में हम लोग 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 जोड़ देते हैं तो 6 ठीक 5 3 8 86। अब इसमें 32 जोड़ देंगे तो हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 8 8 3 11 118। इनको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। तो हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक, नियान का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, इसका, ये सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दौरों में कलियां पैदा होती हैं। तो कलियां पैदा होती हैं किसमें, ब्रायोफाइलम में। किसमें, ब्रायोफाइलम, 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 ब्रायोफाइलम में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। रासायनिक गुण, यहां पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, रासायनिक गुण, क्या, रासायनिक गुण, गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए सभी, ठीक है, क्या होगा, सभी यौगिकों पर ध्यान मतलब सभी यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। तो देखिए वे तत्व थे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा मेंडलीव के बारे में समझ लेते हैं। मेंडलीव ने क्या बोला था कि परमाणु भार को पदार्थ का मूल गुण माना था। सबसे पहली बात मेंडलीव के द्वारा यह कही गई थी कि परमाणु भार को पदार्थ का मूल गुण माना था। इन्होंने भविष्य में नए तत्वों की खोज के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ा था, जिसकी वजह से स्कैंडियम, बोरान, एल्युमिनियम जैसे तत्वों को रिप्लेस, मतलब बोरान जो था, इन सभी तत्वों की जगह मतलब रखा गया है, ठीक है, रिप्लेस करके रखा गया है नए तत्वों को, ठीक है। तो उसके बाद से इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस समय क्या था कि 1869 का समय था, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशन हुई इनके आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। उसके बाद से जिस समय इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे, जिसमें पहला हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था, यूरेनियम था, ठीक है। तो कुछ इसमें मैं महत्वपूर्ण बातें बताया मेंडलीव जी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, नए पेपर के साथ। थैंक यू।